हेलो, दिस इज आहूजा सर, कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम ट्वेल्थ क्लास के सेकंड चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। और लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले इसके अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होगी। ये कंसंट्रेशन टर्म हम 11th में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। मोलैलिटी, परसेंटेज बाय वेट, W बाय W, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V बाय V, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी। अब इन सब में से नॉर्मलिटी का हम डिटेल डिस्कशन अलग से किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से और ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जिसको मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो हम सबसे पहले मोलैरिटी डिस्कस करते हैं। तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी आप पहले ध्यान से सुने, इसकी डेफिनेशन सुने ध्यान से। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल का जो फॉर्मूला है वो है गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं हम। मास ऑफ सोल्यूट in gram divided by molecular mass of solute into volume of solution in liter। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट होता है। जनरली सॉल्यूट लिमिटेड अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट एक्सेस होता है। जैसे वाटर के अंदर हमने शुगर मिक्स किया तो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। नाउ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, this is the number of moles of solute divided by volume of solution in liter। volume of solution in liter, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर। इसकी यूनिट की जगह हम कैपिटल M भी यूज करते हैं। हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर सपोज करो 0.5 आया तो हम 0.5 नहीं लिखेंगे, 0.5 मोल पर लीटर लिखेंगे। और ज्यादा बेस्ट प्रेजेंटेशन 0.5 M इस तरह से लिखा जाता है, यानी 0.5 के आगे कैपिटल M लिख दिया, 0.5 M। हम इस सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले एक बार मोलर सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। मोलर सॉल्यूशन क्या है? This is the 1 mole of solute. One mole of solute. For example, अगर मैं H2SO4 ले रहा हूं, for example H2SO4,
तो 98 ग्राम होगा। किसी भी मॉलिक्यूल के मोलिकुलर मास को अगर अपन ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 1 मोल के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल H2SO4 का मोलिकुलर मास 98 है तो 98 ग्राम 1 मोल के बराबर है। NaOH का मोलिकुलर मास 40 है तो 40 ग्राम NaOH इक्वल्स टू 1 मोल। तो किसी भी मॉलिक्यूल के मोलिकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 मोल। H2SO4 का मोलिकुलर मास 98 है तो 98 ग्राम H2SO4 लिया तो ये 1 मोल हो गया। अब इस सिस्टम में मैंने वाटर ऐड करना स्टार्ट किया। हियर वाटर इज सॉल्वेंट और वाटर को मैं तब तक ऐड करता रहूंगा इसमें जब तक कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, 1 लीटर ना हो जाए। अपन इसमें वाटर तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक कि वॉल्यूम कितना ना हो जाए, 1 लीटर ना हो जाए। इसका मतलब यहां पर जो वाटर का वॉल्यूम है वो लेस देन 1 लीटर है। वाटर का वॉल्यूम लेस देन 1 लीटर है। अब ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है, दिस इज 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका वॉल्यूम 1 लीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए और नहीं 1 लीटर से कम होना चाहिए। अब ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 1 मोल सॉल्यूट है प्लस रिमेनिंग वॉल्यूम इज वाटर दैट इज सॉल्वेंट का। नाउ दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। इसको मैं कहूंगा MH2SO4 solution. This solution is called MH2SO4 solution or 1M-H2SO4 solution. What do you mean by molar solution? Molar solution means 1 mole of solute present in 1 liter of solution. 1M-H2SO4 solution means 1 mole of H2SO4, that is 98 gram of H2SO4 present in 1 liter of solution. हम डिस्कस करें जैसे इसके अलावा जैसे हमने लिखा 0.1 M और M/10 H2SO4, तो it is called decimolar H2SO4 solution। 0.01 M और M/100 H2SO4 means centimolar H2SO4 solution। Similarly, M/1000 H2SO4 solution means milli। आप ये ध्यान रखें 1 M मोलर, 0.1 M देसी, 0.01 और M/100 सेंटी, M/1000 मिलीमोलर। बट अगर ऐसा आ गया 5 M H2SO4 तो हम उसको बोलेंगे पेंटामोलर। 6 M हेक्सामोलर, इस तरह से इसको बोला जाता है। तो आई थिंक आपको मोलरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। व्हाट यू मीन बाय मोलर सॉल्यूशन? 1 मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution। अब हम इस पर कुछ मोलरिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उस पर ग्रिप बनानी है तो वो तभी बन सकती है जब हम उस से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से कर लें। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करते जाओगे, आप सब्जेक्ट सीखते जाओगे और उसके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। पहले मैंने एक ऑर्डिनरी सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl या NaCl सॉल्यूट हो गया।
यहां पर ये NaCl सॉल्यूट हो गया। If 5.85 gram of NaCl is dissolved in water and the solution is made up to 0.5 liter, the molarity of the solution will be। तो यहां पर मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहां आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, और ये मास ऑफ सोल्यूट NaCl है। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ NaCl गिवन है 5.85 ग्राम। 5.85 ग्राम NaCl गिवन है। ब्रैकेट के अंदर NaCl का मोलिकुलर मास गिवन है 58.5 और यहां वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.5 लीटर। अगर ये ml में दिया हुआ होता तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। वन बाय 5 0.2 n। मोलरिटी कितनी आ गई? 0.2 n। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ट्रिकी बना दिया। 25 ml of 3m HNO3 are mixed with 75 ml of 4m HNO3. If the volume are additive, the molarity of the final mixture would be। इसमें क्लियर है, एक मोलरिटी क्या है? मोलरिटी m/v। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखो तो मोलरिटी इक्वल्स टू n/v। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। n is the number of moles of solute, v is the volume of solution, therefore n equals to m into v। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये हमारे पास आ गए मोल्स, मतलब ये हमारे पास आ गए पार्टिकल्स कितने हैं, क्योंकि 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 into 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो सॉल्यूशन है। और इन दोनों को मिक्स करके हमने थर्ड सॉल्यूशन बनाया। फर्स्ट सॉल्यूशन 25 ml है, सेकंड सॉल्यूशन 75 ml है। इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को मिक्स किया। नाउ इस सॉल्यूशन का V1 25 ml और इसकी मोलरिटी जो है M1 3 है। इस सॉल्यूशन का V2
75 ml N2 4 ml। ये दो डिफरेंट सॉल्यूशन हमारे को गिवन है। एक सॉल्यूशन तो ये रहा और ये वाले। अब जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल या HNO3 सॉल्यूट पार्टिकल है। सपोज करो, एक जस्ट अजम्पशन ले रहा हूं, आपके कंसेप्ट क्लियर, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। इसमें 5 सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक अजम्पशन है। तो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल 5 है, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल 5 है, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं? 5 है। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं? 10। ये रेड पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल को डिनोट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दूंगा तो इसमें टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 10 + 5 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 पार्टिकल्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो N3 है, N1 पार्टिकल N2 पार्टिकल, तो जो इसमें N3 है वो किसका सम हो जाएगा? N1 + N2 का, N1 + N2 का। और मैंने अभी आपको क्लियर किया कि फॉर्मूला लिखा हुआ ये N = M × V। तो यहां पर जो N1 है वो क्या है? N1 है M1V1। यहां पर जो N2 है वो क्या है? M2V2। तो यहां पर जो N3 रहेगा वो क्या रहेगा? M3V3। ये इसके लिए। तो N3 की वैल्यू किसके बराबर है? M3V3। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? M1V1। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? M2V2। V3 ये 25 ml है, ये 75 ml है। तो V3 is 100 ml। Now M3 = M1V1 plus M2V2 divided by V3। M1V1 क्या है? 25 × 3 प्लस M2V2 क्या है? 75 × 4। V3 is 100। इसको सोल्व करूंगा मैं। $75 + 300 divided by 100, therefore 375 divided by 100, आंसर is 3.75 कैपिटल N। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 3.75 N। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जब भी दो सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे। यानी इनिशियल जो दोनों इनिशियल सॉल्यूशन में उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने नंबर ऑफ मोल्स रिजल्टेंट सॉल्यूशन में रहेंगे। लेकिन अगर आपका इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो कभी भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स में आप क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करोगे, उसको आराम से अंडरस्टैंड कर लोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस हैं मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स, या तो मैं उनको अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं खाली बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बोर्ड के हिसाब से इस वीडियो में डिस्कशन चल रहा है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप find out molarity of resultant solution when 5 liter of water is added in 1 liter 0.5 ml H2SO4 solution। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। स्टूडेंट इस तरह से रट लेते हैं M3V3 equals to M1V1 plus M2V2, M1V1 equals to M2V2। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, वो तो आपने खाली फॉर्मूला मगब कर रखा है और क्वेश्चन देख के और फॉर्मूला पुट करके और आंसर निकाल रहे हैं। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन व्हेन 5 लीटर of water is added in 1 liter। तो ये 1 लीटर सॉल्यूशन, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है और हम इसमें क्या डाल रहे हैं, हम इसके अंदर वाटर, कितना वाटर ऐड कर रहे हैं, 5 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। हम इसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं और रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो यहां पर भी ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहां H2SO4 सॉलिड पार्टिकल है। सपोज करो यहां 1 2 3 4 5 6 6 क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स है, जिसको मैं N1 बोल रहा हूं। यहां N1 की वैल्यू यहां 6 है, N1 की वैल्यू यहां पर 6 है। वाटर मिलाने से H2SO4 सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे घटेंगे कि वही रहेंगे, वही रहेंगे। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें शुगर पार्टिकल्स हैं, अब हमने उसके अंदर वाटर डाल दिया तो शुगर पार्टिकल बढ़ेंगे घटेंगे कि वही रहेंगे, वही रहेंगे, बस सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने वाटर डाला है 1 2 3 4 5 6 मोलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल सॉल्यूट के हैं, तो यहां 6 ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको मैं N2 कह रहा हूं और N1 और N2 में क्या रिलेशन रहेगा, इक्वल, क्योंकि यहां वाटर मिलाने से सॉलिड पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे, वो थोड़ी बदलेंगे। हमने तो वाटर डाला है, H2SO4 थोड़ी डाला है इसमें, हमने वाटर डाला है इसमें। तो N1 इक्वल्स टू और N1 अभी मैंने बताया N1 को मैं क्या लिख सकता हूं, N1 को मैं लिख सकता हूं M1V1 और N2 को क्या लिख सकता हूं, N2V2। तो इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है M2 है और V2 6 लीटर हो गया। यहां पर M1 हमको गिवन है, M1 हमको गिवन है 0.5 m, V1 भी गिवन है 1 लीटर। इस सॉल्यूशन का ये डेटा गिवन है हमारे पास और इस सॉल्यूशन के लिए ये है M2 फाइंड आउट करना है। तो जो M2 आएगा वो आएगा M1V1
डिवाइड बाय V2। जो M2 आएगा वो किसके बराबर आ गया? M2 आ गया M1 V1 V2। M1 is 0.5, V1 is 1 liter, and M1 is 0.5 and into V1 is 1 liter and V2 is 6 liter। तो यहां पर ये आ गया 5/60 M और 1/12 M। दिस इज आंसर। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पर आ रहे हैं, मोलरिटी। मोलरिटी स्मॉल n, इसका सिंबल है डिनोटेड एज स्मॉल n। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved or present in 1000 gram, that is 1 kg of the solvent। मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स 1 kg सॉल्वेंट में कितने हैं, और जबकि मोलरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वापस सुने, मोलरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। मोलरिटी M mass of solute in gram, molecular mass of solute, डिफरेंस यहां पर है, यहां आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये जो रेड सर्कल लगा दिया, ये मोल का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यूनिट हो जाएगी मोल्स पर केजी, और इसको हम स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट को हम स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मोलार सॉल्यूशन। What is molar solution? This is the 1 mole of solute. For example, H2SO4 ले रहा हूं मैं, कॉमन एग्जांपल ही लेके चलूंगा, 98 ग्राम लूंगा क्योंकि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 है। अब यहां पर ये 1 मोल सॉल्यूट तो है, 1 मोल सॉल्यूट तो है इसमें। अब इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वाटर,
1 kg। सॉल्वेंट वाटर के अलावा और भी कुछ हो सकता है, पर कॉमन सॉल्ट जो यूनिवर्सल और जो फ्रीक्वेंटली यूज सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो मैं वाटर को डिस्कस कर रहा हूं। अब हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया, कितना ऐड किया? एग्जैक्ट 1 kg। 1 kg वाटर इसके अंदर है, इसके अंदर 1 kg वाटर को ऐड करना है, और आप 1 kg वाटर को तो यहां वाटर 1 kg है, सॉल्वेंट 1 kg है, तो ये जो सॉल्यूशन हो गया, ये जो सॉल्यूशन हो गया, इस पूरे सॉल्यूशन this solution have 1 mole solute plus 1 kg solvent. Now this solution is called Molar solution. Molar solution. M. इसको हम M बोलेंगे। यहां पर मोलार सॉल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलार H2SO4 solution means 1 mole of H2SO4, that is 98 gram of H2SO4 present in 1 kg of solvent, 1 kg of water, and 98 gram water, 98 gram H2SO4 है प्लस 1 kg वाटर है, 1 kg सॉल्वेंट है। यह सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स है मोलैलिटी में, मोलाल में, और अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी में सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स नहीं है, उसमें तो 1 मोल सोल्यूट डालने के बाद आप वाटर तब तक उसमें मिलाते रहो जब तक कि वॉल्यूम कितना ना हो जाए 1 लीटर। पहले हम इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्लियर करूंगा। पहले अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। What will be the molality of a solution having 18 gram of glucose? Having 18 gram of glucose, तो ये तो सॉल्यूट हो गया हमारा। Molecular mass 180 given, dissolved in 500 gram of water. Dissolved in 500 gram of water. Mass of glucose in gram, molecular mass of glucose into mass of solvent water in kg। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 18 ग्राम। मोलिकुलर मास 180। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम। अब इस 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना। नाउ 2 इट कम्स आउट 36 डिवाइड बाय, ये सीधे 10 से कर दिया। Therefore 0.2 m, तो मोलैलिटी इज 0.2 m। स्मॉल m जरूर लिखना।
Now we discuss what is difference between molar solution and molar solution. Molar solution and molar solution. Molar solution, molar solution and molar solution. मैंने दोनों ही केस में 1 मोल सोल्यूट दिया हुआ है। 1 मोल सोल्यूट, 1 मोल सोल्यूट ये भी है और ये भी। फिर इसके अंदर वाटर मिक्स किया, तो यहां पर वाटर में तब तक मिलाता रहा जब तक कि सॉल्यूशन 1 लीटर ना हो जाए, और यहां पर वाटर में एग्जैक्ट 1 kg वाटर डाला। वन kg वाटर। इस सॉल्यूशन में क्या है? इस सॉल्यूशन में 1 मोल सोल्यूट प्लस रिमेनिंग वॉल्यूम इज वाटर। इस सॉल्यूशन में क्या है? 1 मोल ऑफ solute plus 1 kg 1 लीटर ऑफ वाटर। मैं वाटर कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का जो 1 ग्राम है उसमें 1 ml है, या 1 ml वाटर 1 ग्राम के बराबर है। वैसे वाटर की जो एग्जैक्ट डेंसिटी होती है वो होती है 0.998 ग्राम पर ml, जिसको हम अप्रोक्स 1 ग्राम पर ml लेते हैं, जिसको हम अप्रोक्स क्या लेते हैं? 1 ग्राम पर ml। तो ये वाटर के केस में है, पर अलग अलग सॉल्वेंट के का मास और वॉल्यूम रिलेशन अलग अलग होता है, वो हम डेंसिटी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया कि वाटर का जो वाटर अगर 1 लीटर है तो वो 1 kg के बराबर ही है, यानी 1 kg वाटर इक्वल्स टू 1 लीटर। इसीलिए मैंने यहां पर 1 लीटर ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहां पर क्लियर है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? रिमेनिंग वॉल्यूम इज वाटर। तो इसका मतलब यहां इस सॉल्यूशन में क्या हो गया? amount of water is less than 1 लीटर। जो अमाउंट है वाटर का वो कितना है? लेस देन 1 लीटर है। अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गया? वाटर का लेस देन 1 लीटर है। और अगर मैं यहां बात करूं तो अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो कहां वाटर ज्यादा है? यहां पर मोर वाटर है।
तो ये मोर डाइल्यूट हो गया। तो मोलार सॉल्यूशन इज मोलार सॉल्यूशन and molar solution. Which solution is more dilute? This solution is more dilute. ये वाला सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है क्योंकि यहाँ वाटर 1 लीटर है और यहाँ लेस देन 1 लीटर है। तो ये बुक का क्वेश्चन है कि which aqueous solution is more dilute। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड पे जो प्रेजेंटेशन है वो वेल डिफाइन कर रहा है कि मोलार सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट। अब हम आगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स जो आ रही है वो है परसेंटेज बाय वेट W by W, परसेंटेज बाय वॉल्यूम V by V, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम W by V। जनरली मेडिकल सिरप्स में लिखा हुआ रहता है W by V, V by V, percentage by weight means mass of solute, mass of solvent, mass of solution, mass of solute डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ग्राम है तो ये ग्राम है, केजी है तो ये केजी इनटू 100। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल मास इन्वॉल्व है, ग्राम बाय ग्राम और केजी बाय केजी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस कंसंट्रेशन टर्म है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूं कि 10% W by W, और बहुत बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है बाय मास, तो मींस 10 ग्राम ऑफ NaOH present in 100 gram of solution. 10 gram of NaOH, 10 ग्राम ऑफ NaOH ये सॉल्यूट हो गया और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली परसेंटेज बाय वॉल्यूम, पहले इसको ले लेते हैं, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ये केजी है तो फिर ये लीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये यूनिट लेस नहीं है, ग्राम पर ml और केजी पर लीटर की यूनिट हो जाएगी इनटू 100। इट इज कॉल्ड परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। 10% W by V means 10 gram of solute, NaOH है तो NaOH, present in 100 gram of solution। मतलब ये हुआ कि जैसे मैं नमक का एग्जांपल ले लूं NaCl का, तो मैंने 10 ग्राम नमक लिया, 10 ग्राम NaCl लिया और 10 ग्राम NaCl को बीकर में डाल दिया और अब उसमें उसके अंदर मिस्टेक हो गई, 100 ml। तो वापस मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूं। 10% W by V means 10 gram of solute present in 100 ml of solution। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने
10 ग्राम सॉल्ट ले लिया, 10 ग्राम नमक ले लिया बीकर के अंदर। अब मैं उसमें वाटर तब तक मिलाता रहूंगा जब तक कि वॉल्यूम 100 ml ना हो जाए, जैसे मोलरिटी में कर रहे थे, वॉल्यूम जब तक कि 1 लीटर ना हो जाए। तो यहां पर क्या है, 10 ग्राम सोल्यूट है और रिमेनिंग वॉल्यूम सॉल्वेंट का है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 ग्राम सोल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में, और ऊपर वाले में 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मतलब यहां पर ऊपर वाले केस में सॉल्वेंट फिर फिक्स हो गया। यहां अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, यहां अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। या 10% W/W का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम NaOH लिया, बीकर के अंदर 10 ग्राम NaOH डाल दिया, उसके बाद 90 ग्राम आप वाटर डाल दो तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। तो W/W के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दोनों फिक्स है। W/V के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो फिक्स है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो फिक्स है, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा बाकी रिमेनिंग वॉल्यूम सॉल्वेंट का रहेगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है V/V। V/V इसमें दोनों लिक्विड्स होते हैं, जैसे अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन बनाया तो हम उसको V/V कंसंट्रेशन टर्म से डिनोट कर सकते हैं। जैसे 10 ml अल्कोहल और 90 ml वाटर, 10 ml अल्कोहल लिया प्लस 90 ml वाटर डाल दिया, तो ये जो सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया 100 ml सॉल्यूशन। यहां वॉल्यूम फिक्स है, इसका 10 ml, इसका 90 ml, 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन बन गया। और अब इस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, 10% V/V, 10% V/V। फॉर्मूला V/V का क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाय V/V का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यूनिट हमेशा एक जैसी, इनटू 100। यानी ये वाली कंसंट्रेशन टर्म भी यूनिटलेस हो गई। अब इन कंसंट्रेशन टर्म्स को हम न्यूमेरिकल पे कैसे अप्लाई करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। फाइंड आउट मोलरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 20% W/W H2SO4 सॉल्यूशन whose density is 1.2 ग्राम। यानी यहां हमको मोलरिटी फाइंड करनी है, मोलैलिटी करनी है, और यानी यहां तीन कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, मोलरिटी, मोलैलिटी और W/W, और डेंसिटी गिवन है। 20% W/W means 20 gram of H2SO4, 20 gram of H2SO4 present in 100 gram of solution। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं W/W। ये तो हो गया हमारा सोल्यूट और ये सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट इज 20 ग्राम, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98। सबसे पहले हम मोलैलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, मोलैलिटी, मास ऑफ H2SO4 in gram, molecular mass of H2SO4 into mass of solvent in kg।
mass of H2SO4 20 gram. Mass of H2SO4 is 20 gram. Molecular mass of H2SO4 is 98. Mass of solvent. अब स्टूडेंट जल्दबाजी में 100 लिख देता है, वो सॉल्यूशन का मास लिख देता है, पर ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। मैंने अभी बताया WW में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास फिक्स होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर सॉल्वेंट कितना होगा, जो सॉल्वेंट होगा इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो होगा 100 माइनस 20 80 ग्राम। कितना होगा 100 माइनस 20, 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट H2SO4 है, तो सॉल्वेंट तो 80 हुआ। तो यहां पर 80 ग्राम लिखेंगे ये वाली वैल्यू, पर यहां पर फिर ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4, ये 250 डिवाइड बाय 98, या थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर या जनरल जो एग्जाम्स होते हैं वहां प्लस माइनस 0.02 की एरर अगर अपन किसी क्वेश्चन में कर रहे हैं तो उसमें कोई मार्क्स नहीं कटता है। तो 250 डिवाइड बाय 98, अगर 250 डिवाइड बाय 100 होता तो आंसर होता 2.5, तो ये 2.5 के आसपास ही आने वाला है आंसर। 98 से सॉरी ये 100 से थोड़ा कम है, तो ये वैल्यू 100 से थोड़ी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा अपन ने क्या किया, 250 डिवाइड बाय 100 होता तो 2.5, ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 2.55 कर दिया मैंने। अब हो सकता है ये 2.53 हो, 2.54 हो, 2.56 हो, लेकिन अगर आपने 2.55 लिख दिया तो ये आंसर कोई रॉन्ग नहीं करेगा, हमारा 1 मिनट सेव हो जाएगा एग्जाम में। तो 2.55 m, आगे m लिखना जरूरी है। तो इसका जो मोलैलिटी आई वो आई 2.55 m। अब हम मोलैलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मोलैलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, मोलैलिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया, मास ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वैसे तो मोलैलिटी और मोलैलिटी के डेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूले भी हैं जो बच्चे मकअप कर लेते हैं, रट लेते हैं, पर अगर अपन, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो छोटा है नहीं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो अगर आपके माइंड में 1000 फॉर्मूले हैं तो फिर फॉर्मूले को इतना याद रखना मुश्किल है। तो इसीलिए ना आप अपनी किसी भी क्वेश्चन की खुद की अप्रोच बनाना सीखो। लॉजिक और अप्रोच अगर आपकी अच्छी है तो बहुत सारे फॉर्मूले बिना याद किए भी हम उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इसी फॉर्मूले से मैं डेंसिटी वाला क्वेश्चन भी कर लूंगा। ये देखें आप, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं इस फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाल लेता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये रहा 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, डेंसिटी ऊपर गिवन है 1.20 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी भी गिवन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1000 डिवाइड बाय 12। अब यहां पर यूनिट क्या लग रही है, ml, ये ध्यान रखना। स्टूडेंट क्या करते हैं, 1000 बाय 12 83.5 के आसपास आता है ये, तो
वो बैठते हैं या कैलकुलेट करते हैं। मैं बोलता हूँ कैलकुलेट नहीं करना है, हमको इसी वैल्यू को फॉर्मूले में शिफ्ट करना है। हमेशा न्यूमेरिकल करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि जब इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस हैं, उन इंटरमीडिएट, जैसे ये कैलकुलेशन बीच में आई तो मैं इसको इंटरमीडिएट कैलकुलेशन बोल रहा हूँ। इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस को आप कभी भी हैंड टू हैंड मत सोल्व करो, मतलब यहां मत सोल्व करो, उसको फाइनल फॉर्मूले तक ले जाओ। कैसे, देखो आप, उससे अपना एग्जाम में टाइम सेव होता है, मास ऑफ और एरर कम होती है। मास ऑफ H2SO4 20, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1000/12। पर अब इसको, ये तो ml में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं कह रहा था ना, इससे फायदा क्या हुआ, हमारा टाइम बच गया। हम इधर 83.5 लिखते, फिर इधर 83.5 लिखते, फिर नहीं और कैलकुलेशन हो जाती। तो 1 मिनट क्या, मोर देन 1 मिनट सेव हो गया आपका। 20 × 12 240 डिवाइड बाय 98, वही स्मार्ट कैलकुलेशन। 240 डिवाइड बाय 100 मतलब 2.4, पर ये 98 है, 100 से कम है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, अंदाज से लिख दो, चलेगा। 2.44 m। तो हमारे पास मोलरिटी भी आ गई। तो हमने इस क्वेश्चन से दो कंसेप्ट तो अच्छे से सीख लिया कि डेंसिटी गिवन हो तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, और अगर कंसंट्रेशन टर्म W/W है तो उससे मोलरिटी और मोलरिटी कैसे फाइंड आउट होगी। अब मोलरिटी और, अब जनरली टीचर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं या एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ मोलरिटी एंड मोलरिटी व्हिच कंसंट्रेशन टर्म इज मोर बेटर, ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेस्ट, मोर बेटर कंसंट्रेशन कौन सी है। या कभी कभी आपने कुछ बुक्स में पढ़ा होगा कि मोलरिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलरिटी। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, उसमें सॉल्यूशन की जो 20% W/W वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी दे, मोलरिटी जो देखी हमने देखी 2.44 m और मोलरिटी आई थी 2.55 m। यानी ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आई, जब प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और ये इसकी मोलरिटी आई। मोलरिटी का फॉर्मूला N/मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है। मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास ऑफ, जो डिफरेंस है वो यहां पर है, जो मैंने ब्लू बॉक्स बनाया है, डिफरेंस यहां पर है। इस डिफरेंस को कंपेयर करें। सपोज मैंने इस सॉल्यूशन का पर से बंद कर दिया मैंने, और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 10 डिग्री 20 डिग्री बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से मास अनचेंज रहेगा, क्योंकि 10, 20, 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी सॉल्यूशन का तो मास थोड़ी चेंज होगा।
तो मोलैलिटी रिमेन अनचेंज। इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर के चेंज से मोलैलिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन यहां जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा बहुत तो एक्सपांड होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज। और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज, और जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी और वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैलिटी कम हो गई। मोलैलिटी विल बी डिक्रीज, मोलैलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इस डिस्कशन से ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है, सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है, हम इधर मोलैलिटी डिस्कस कर रहे हैं और इधर मोलैलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो तो टेम्परेचर चेंज से चेंज नहीं होगी, यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और मोलैलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज हो गई, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब यह हुआ मोलैलिटी, जो ये मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मोलैलिटी, यस, मोलैलिटी किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो इस वजह से हम मोलैलिटी को ज्यादा प्रिफर करते हैं, किसके कंपैरिजन में, मोलैलिटी। जो मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ जो मोलैलिटी चेंज हो रही है, टेम्परेचर के साथ जो मोलैलिटी चेंज हो रही है, इसकी लिमिटेशन है, डीमेरिट है, कमी है इसकी। आप कहेंगे कि सर हम जब ट्राइटेशन करते हैं तो ट्राइटेशन में तो अगर हम मोलैलिटी से ही ट्राइटेशन का कैलकुलेशन करते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम जब लैब में ट्राइटेशन करते हैं तो उसके जो 3 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशन सेम टेम्परेचर पर ही लेते हैं, टेम्परेचर थोड़ी चेंज हो रहा है। तो हम 3 बार पिपेट आउट करके 3 रीडिंग ली, तीनों सेम टेम्परेचर पर है, तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी चेंज नहीं होगी टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। पर अगर यही ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो जिसमें हमको 3, 4, 5 रीडिंग लेनी है, और वो रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग 20 डिग्री पे लेनी है, सेकंड रीडिंग 40 डिग्री पे लेनी है, थर्ड रीडिंग 60 डिग्री पे लेनी है, तो उस केस में हम मोलैलिटी से कैलकुलेशन ना करके मोलैलिटी से करेंगे, क्योंकि मोलैलिटी 20 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 60 डिग्री पे 2.44 ही रहने वाली है, 2.44 ही रहने वाली है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। पर टेम्परेचर के चेंज होने से मोलैलिटी जो 2.55 है वो चेंज होती जाएगी। तो ये मोलैलिटी की लिमिटेशन है जो आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही जब डेफिनेशन रीड करेंगे तो वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपन। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें 2 डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे अल्कोहल और वाटर को डिसॉल्व कर दिया तो ये बाइनरी सॉल्यूशन बन गया, वाटर में सॉल्ट डाल दिया तो ये बाइनरी सॉल्यूशन बन गया। ट्राइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, ट्राइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसमें 3 कंपोनेंट है, जिसमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट है, तो हम उसको ट्राइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल बाइनरी सॉल्यूशन से ही मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट है, ए एंड बी, ए एंड बी, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी,
सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। अब इसके अंदर Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। जब ए है तो ए के कुछ मोल्स होंगे, सिमिलरली बी के, Nb इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एक्स से मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या सिंपल रेशियो है, जैसे मोल फ्रैक्शन एक्स ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। मोल वर्सेस टोटल मोल का रेशियो है। अगर यहां ए बी सी तीन कंपोनेंट होते, सपोज करो तीन कंपोनेंट होते, मतलब वो ट्राइनरी सॉल्यूशन होता, तब हो जाता Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। यहां दो ही कंपोनेंट है। इसी तरह से Xb क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B। मोल वर्सेस टोटल मोल का रेशियो है। मोल वर्सेस टोटल मोल है तो ये यूनिटलेस कंसंट्रेशन टर्म होगी। तो अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन रीड कर रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, जैसे ए कंपोनेंट है बी कंपोनेंट है, वापस रीड कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो, ये रहा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन में है। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of the component to the total number of the moles of all the components of solution। अगर मैं XA प्लस XB करूं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। देख लो आप, XA की वैल्यू ये डाल दो, XB की ये डाल दो, Na प्लस NB एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में Na प्लस NB आएगा तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन का रेशियो ले लूं XA अपॉन XB यानी इन दोनों का, तो ये आ जाएगा Na अपॉन NB। तो अगर हमको किसी सॉल्यूशन का मोल रेशियो मालूम है तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो भी मालूम है, और अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो मालूम है तो मोल्स का रेशियो मालूम है, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आएगा वही मोल्स का रेशियो है। और तीन कंपोनेंट होंगे XA प्लस XB प्लस XC, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। एक सपोज करो ये सॉल्यूशन है जिसमें Na के 10 मोल है और Nb के 20 मोल है, तो इसके मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इस फॉर्मूले में डालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 10 डिवाइड बाय टोटल मोल 10 प्लस 20, 10 by 30 means 1 by 3। XB number of moles of B 20, total moles 10 plus 20 30, 20 by 30 2 by 3। मतलब XA की वैल्यू आ गई 1 by 3 प्लस XB की वैल्यू आ गई 2 by 3 इक्वल्स टू 1। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन क्या होता है? तो पार्ट पर मिलियन जो है वो कंसंट्रेशन टर्म हम तब यूज करते हैं जब सोल्यूट ट्रेस हो। ट्रेस का मतलब बहुत कम, जिसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो। जैसे किसी लेक वाटर में Cl2 का कंसंट्रेशन कितना है, सी वाटर में किसी पर्टिकुलर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है,
एयर के अंदर SO2 का कंसंट्रेशन कितना है, एयर के अंदर NO2 का कंसंट्रेशन कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम पार्ट पर मिलियन टर्म यूज करते हैं, यानी 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन के अंदर कितना पार्ट सॉल्यूट का है, इससे ये डिफाइन होता है। पार्ट पर मिलियन ppm। इसका सिंपल फॉर्मूला ये है, मास और ये मास और वॉल्यूम दोनों टर्म में ले सकते हैं। मास और लिखा है मैंने, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, एक मिनट, अब मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो बहुत कम है, ट्रेस है, तो ये वैल्यू बहुत कम आएगी, इसलिए हम इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाती है। 10⁻⁶ करने का मतलब ये हो गया कि अब वो 1 मिलियन पार्ट में सॉल्यूट कितना है। जैसे अगर हमारा किसी क्वेश्चन का आंसर 5 ppm आ रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूट का केवल 5 पार्ट है 1 मिलियन पार्ट में। अगर 1 मिलियन सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 5 पार्ट सॉल्यूट का है, यानी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम हुआ ये। क्या इस क्लास के अंदर मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर किए हैं, और अभी बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई करें। ये क्वेश्चन NCERT बुक चैप्टर 2 12th की बुक का है। क्वेश्चन नंबर है 2.4 सोल्व करना, और एनसीईआरटी में इसका आंसर भी लिखा हुआ है, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस भी किया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो, मैं उससे पहले ये कहूं कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत वेरियस टाइप के अलग अलग डायरेक्शन के मल्टी डायरेक्शंस ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा। उसके अंदर मेनली मैं इन कंसेप्ट्स को डिस्कस न करके इन कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और साथ में नॉर्मलिटी को भी अच्छे से डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो के साथ जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं वो वेपर प्रेशर, यानी इसी सेकंड चैप्टर, ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें सेकंड चैप्टर में अब जो नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन जो भी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।